दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ जो किताब साझा करने वाला हूँ, जिसकी कहानी मैं साझा करने वाला हूँ, वो है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश की यह रचना है, जो नाटक है। नाटक के सारे चरित्र जो हैं वो ऐतिहासिक हैं, लेकिन इसका जो मूल कथा है, इसकी जो मूल कथा है वो आपको सार्वभौमिक लगेगी। यह प्रेम की कहानी है, प्रेम की प्रतीक्षा की कहानी है और प्रेम की परीक्षा की कहानी है। इसके साथ ही यह कहानी है नए दौर की, जो यथार्थ का वर्णन करती है। तो आइए मैं आपके साथ कहानी साझा करता हूँ। कहानी में कुछ पात्र हैं: अंबिका, मल्लिका, कालिदास, आर्यविलोम, मातुल। ये मुख्य पात्र हैं और कुछ कुछ पात्र इसमें आते रहेंगे, लेकिन ये मुख्य पात्र हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, कालिदास एक पहाड़ी गांव में बहुत आराम से रह रहे हैं और उस पहाड़ी गांव में उनके साथ है मल्लिका। मल्लिका उनकी प्रेमिका है और वो उसी से प्रेरणा लेकर के किताबें लिख रहे हैं, रचनाएं कर रहे हैं। और मल्लिका की माँ है अंबिका। अंबिका कहती है कि तुम सिर्फ कालिदास के लिए एक प्रेरणा हो, लेकिन मैं कहती हूँ कि कालिदास तुमसे कभी प्रेम नहीं करता है। वह व्यक्ति अपने आप से सिर्फ प्रेम करता है। मल्लिका कहती है कि माँ, तुम गलत कह रही हो, वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और ठीक ही तो है, अगर वो अपने आप से प्यार करता है तो। अंबिका कहती है कि ठीक है, तो शादी की बात क्यों नहीं शुरू करती। मल्लिका कहती है कि मैं उन्हें शादी की बात करके उनकी रचनात्मक प्रतिभा को या फिर उनकी जो प्रेरणा है उसमें बाधा नहीं बनना चाहती। प्रेम कभी बाधा नहीं बनता माँ, प्रेम तो प्रेरणा देता है, पंख फैलाकर उड़ने की प्रेरणा देता है। प्रेम कभी किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनता है। अंबिका कहती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ भावना के स्तर पर सोच रही हो। मल्लिका फिर उससे जवाब लड़ाती है कि माँ, तुम्हारे अंदर तो कोई भावना ही नहीं है। अंबिका कहती है कि अब ऐसा लगता है कि मेरी भावना की उम्र चली गई है और मैं सिर्फ यथार्थ देखती हूँ। मल्लिका, तुम पछताओगी, तुम उससे शादी की बात करो। लेकिन मल्लिका नहीं करती है। दिन बीत रहे हैं और कालिदास अपनी रचनाओं में मशगूल हैं। कालिदास की एक रचना काफ़ी चर्चित हो जाती है और वो रचना ऋतुसंहार। और उस रचना के चर्चित होने पर उज्जैनी के जो महाराज हैं वो भी काफ़ी प्रशंसा करना चाहते हैं, उनको राजकीय सम्मान देना चाहते हैं। लेकिन कालिदास जो है वो जाना नहीं चाहते हैं। उज्जैनी के राजदूत आते हैं और वो कालिदास को खोज रहे हैं। माँ से मल्लिका पूछ रही है कि माँ, ये आकृतियाँ कैसी हैं। अंबिका कहती कि ये आकृतियाँ जब जब आती हैं इस गांव में, तब तब कुछ न कुछ अनिष्ट हुआ रहता है। फिर मल्लिका कहती है कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो आकर कहते हैं लोग राजदूत की आपको महाराज ने याद किया है और आपको महाराज राजकीय सम्मान देना चाहते हैं, आप चलिए, राजधानी चलिए। कालिदास जाना नहीं चाहते हैं। उधर से उनके मामा आते हैं। मामा कहते हैं, मामा मातुल उनके मामा रहते हैं, कि इस व्यक्ति को मैं क्या समझाऊँ, इसको बचपन से पढ़ाया लिखाया लेकिन ये समझ नहीं पा रहा, इसको पाला पोसा। अगर प्रतिभा को उचित अवसर ना मिले तो प्रतिभा कुंठित हो जाती है और इस प्रतिभा, कालिदास की प्रतिभा का उचित सम्मान, उचित अवसर राजधानी में ही मिल सकती है और ये जाना नहीं चाहता है। कालिदास कहते हैं कि मैं पहाड़ों को, इस गांव को, इसकी हवाओं को और इसकी सुगंध को छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता। हालांकि पहाड़, गांव, उसके सुगंध के साथ साथ उनके साथ थी मल्लिका और वो जाना नहीं चाहते थे। मातुल के कहने पर कालिदास की प्रेयसी मल्लिका उनको मनाती है कि आप जाओ, क्योंकि आप अगर वहाँ जाओगे तो आपकी प्रतिभा को उचित सम्मान मिलेगा और आप और उन्नति करोगे। कालिदास का नाम सिर्फ कुछ गांव या राजधानी में नहीं, पूरे भारतवर्ष में फैलेगा। कालिदास कहते हैं, मल्लिका तुम एक बार फिर सोच लो। आदमी उधर जाता है लेकिन उधर का हो जाता है। मल्लिका भरे हृदय से उनको भेजती है और
कालिदास उसी बारिश के दिन, आषाढ़ का एक दिन रहता है जब बारिश होते रहती है, सुबह सुबह राजधानी की तरफ चले जाते हैं। कथा आगे बढ़ती है, कालिदास राजधानी में रहने लगते हैं, बहुत सारी रचनाएं करते हैं और वो और भी ज़्यादा चर्चित हो जाते हैं। राजकवि का पद तो उन्हें मिल ही जाता है, इसके साथ ही वो कविता से राजनीति की तरफ चले जाते हैं और उन्हें कश्मीर का शासक बनाया जाता है। कश्मीर में शासन करते समय बहुत दिनों तक वो शासन करते हैं और इधर बीच वहाँ की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से वो विवाह कर लेते हैं। विवाह हो जाता है और कालिदास रहने लगते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद कालिदास को ऐसा लगता है कि उनका जीवन जो है वो उनका जीवन नहीं रह गया है। वो कविताओं की रचना करना चाहते हैं, वो कविता करना चाहते हैं, लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति में शामिल हो रहे हैं और वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कालिदास एक द्वंद्व में पलने लगते हैं और वो वहाँ से, कश्मीर से भाग जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कालिदास ने संन्यास ले लिया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कालिदास कहीं भाग गए, कुछ लोग कहते हैं कालिदास मारा गया, लेकिन कालिदास वहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर बीच कथा में कालिदास का एक दोस्त रहता है, एक मित्र रहता है, आर्य विलोम। जब कालिदास जाने को रहते हैं राजधानी उज्जैनी, तब वो आया रहता है और कहता है कि कालिदास, तुम्हारे और मेरे में बस इतना ही अंतर है कि मैं एक असफल कालिदास हूँ और तुम एक सफल आर्य विलोम हो। मैं एक असफल तुम हो और तुम एक असफल मैं हूँ। मतलब कि हम दोनों साथ साथ पढ़े थे और तुम ज़्यादा सफल हो गए और मैं असफल हो गया, लेकिन तुम जाना नहीं चाहते हो। वो काफ़ी भड़काता है। मल्लिका अक्सर जब आर्य विलोम आता है तो उसको कहती है कि आप यहाँ चले जाइए, लेकिन वो नहीं जाता है। कालिदास का इधर जीवन में प्रगति होते रहती है और वो कश्मीर के शासक बन जाते हैं, लेकिन मल्लिका का जीवन अभी भी वहीं पर ठहरा हुआ था। कालिदास के लिए घड़ी की सुइयां काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती हैं और मल्लिका अभी भी रास्ता देखते रहती है कि कालिदास आएंगे, कालिदास आएंगे। एक बार तो कालिदास उस गांव में जाते भी हैं अपनी पत्नी प्रियंगु मंजरी के साथ। उनकी पत्नी देखती है और उस गांव को देखती है, कहती है कि मैं इस गांव को ले जाना चाहती हूँ। इस गांव के ईंट, इस गांव के पत्थर, इस गांव की सुगंध, इस गांव की मिट्टी, इस गांव के वन, इस गांव की लकड़ियाँ जहाँ से कालिदास आए हैं, जिसने कालिदास को कालिदास बनाया, और मैं मल्लिका तुम्हें भी ले जाना चाहती हूँ। मल्लिका कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। मल्लिका, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम, हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे युवक हैं, उनमें से किसी के साथ विवाह कर लेना और तुम हमारे साथ ही संगिनी बन के रहना। मल्लिका के आत्मसम्मान को यहाँ पे झटका लगता है, लेकिन वो दबा करके कह जाती है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। फिर वो एक दूसरा प्रस्ताव देती है कि अपने घर की तुम जो है उसका नवीनीकरण करा लो, परिष्कार करा लो, रिनोवेशन करा लो। मल्लिका उसे भी मना कर देती है कि मैं किसी भी राजकीय सहायता को नहीं चाहती। अंबिका खांसते रहती है और मल्लिका के जिद के मारे वो कुछ कर भी नहीं पाती है। प्रियंगु मंजरी तो मल्लिका से मिलने आ जाती है, लेकिन कालिदास वहीं शिखर पर जो मंदिर है वहीं पर बैठते हैं, घूमते हैं गांव में, लेकिन मल्लिका से मिलने नहीं आते हैं। ये सफलता के बाद का कालिदास था, ये सफलता थी कालिदास की या उनकी बेबसी थी, ये आप समझिए। वो मल्लिका से मिलने नहीं आते हैं। घोड़ों की आवाज़ जब आती है तो मल्लिका इंतज़ार करती है कि शायद कालिदास आएंगे, लेकिन कालिदास नहीं आते। मल्लिका अपने काम से एक एक पैसे जोड़ करके जो जो किताबें लिखी कालिदास ने, उन किताबों को मल्लिका ने मंगाया था शहर जाने वाले व्यापारियों से। एक एक किताब पढ़ती है, प्रेम और त्याग का आदर्श रूप मल्लिका स्थापित करती है, लेकिन कालिदास नहीं आते। प्रियंगु मंजरी और कालिदास चले जाते हैं, मल्लिका रह जाती है, अंबिका रह जाती है, और रह जाता है आर्य विलोम का ताना।
आर्य विलोम आकर बार बार कहता है कि मैंने कहा था ना वो नहीं आएगा। वो इतना स्वार्थी है कि वो नहीं आया। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन वो तुमसे मिलने नहीं आया। उसके बाद कहानी फिर से आगे बढ़ती है और जो कालिदास कवि से राजनेता, नेता से शासक, और शासक से फिर वो संन्यास लेते हैं या वहाँ से कश्मीर से भागते हैं, तो वो सीधे मल्लिका के गांव, अपने गांव आते हैं। और उसी तरह से बारिश होते रहती है, जिस तरह से बारिश में पहली बार गए थे उसी तरह से बारिश होते रहती है। दरवाजे पर आवाज़ होती है और मल्लिका झटके से दरवाज़ा खोलती है। मल्लिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। मल्लिका की खुशी का कोई ठिकाना रह भी कैसे सकता था, क्योंकि जिस व्यक्ति का उसने इतने साल तक इंतजार किया वो आखिर अब आ रहा है। कालिदास मल्लिका से मिलते हैं और अपनी सारी व्यथा कथा सब सुनाते हैं कि मैंने कैसे वहाँ पर रहा, क्या किया मैंने। कालिदास कहते हैं कि मल्लिका, जब मैं राजधानी में था तो मैंने जितनी भी रचनाएं की वो मैंने राजधानी की रचना नहीं की, वो मेरी यही इसी गांव की प्रेरणा थी और उसी के आधार पर मैं राजधानी में कुछ नया कर सका। लेकिन वो नई रचनाएं नहीं थी, वहाँ का माहौल, राजनीति, शासन, ये सब मुझे भीतर भीतर कहीं ना कहीं खा चुका है और मैं उन सब को छोड़ करके आ गया हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन मुझसे देर हो गई है। मल्लिका चुपचाप सुनते रहती है। कालिदास साहब अपनी बड़ाई कर रहे होते हैं कि मैंने ये लिखा वो लिखा, तो मल्लिका कहती है हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैंने तुम्हारे लिए एक किताब तैयार की है जिसके पन्ने सादे हैं। मैं चाहती हूँ कि इस पन्ने पर तुम और कोई महान ग्रंथ लिखो, और ऐसा ग्रंथ जिस तुमने कभी नहीं लिखा हो। कालिदास वो देखते हैं वो पन्ना जो मल्लिका ने अपने हाथों से उस पन्नों की किताब को तैयार की थी। कालिदास देखते हैं कि उन पन्नों पर आंसू की बूंदें पड़ी हुई हैं, फूलों की, जो सूखे हुए फूल पड़े हुए, और आंसू के जो दाग हैं उन पन्नों पर दिखाई देते हैं। कालिदास कहते हैं कि मल्लिका, तुम तो वो ग्रंथ रच चुकी हो और इससे बड़ा ग्रंथ कोई हो नहीं सकता है, और ना ही मैं लिख सकता हूं जो तुम्हारे आंसुओं ने लिखा है। मल्लिका, अब हम अथ से शुरू कर सकते, मतलब अथ से स्टार्ट कर सकते हैं, हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। मल्लिका सुनना चाहती है कि हाँ, एक नई शुरुआत हम जरूर कर सकते हैं, और कहो और क्या कहना चाहते हो। जैसे ही वो कहते हैं कि हम अब शुरू से शुरू कर सकते हैं, तभी घर में से बच्ची की रोने की आवाज़ आती है और मल्लिका दौड़ कर जाती है, बच्ची को हाथ में उठा कर लाती है और कालिदास के सामने एक नग्न यथार्थ प्रकट हो जाता है कि मल्लिका उस बच्ची की माँ है। इधर मल्लिका की माँ खत्म हो गई रहती है, मल्लिका का विवाह हो चुका रहता है और उसको एक बच्चा भी है। तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक होती है और मल्लिका नहीं खुली रहती है। फिर दस्तक होती है, दरवाज़ा खुलता है और आर्य विलोम भीतर आते हैं और कहते हैं कि मल्लिका, अब तो तुम मुझे वापस नहीं भेज सकती, क्योंकि इस घर में मैं अधिकार से आता हूँ और अधिकार से रहता हूँ। इस दिन का मुझे बहुत इंतज़ार था जब ऐसा आमना सामना हो। कालिदास उसको कहते हैं, आर्य विलोम आप यहाँ से चले जाइए। आर्य विलोम फिर कहता है कि इस घर में मैं अधिकार से आता हूँ और अधिकार से रहता हूँ। कालिदास को समझ में आ जाता है कि आर्य विलोम और कोई नहीं, उस बच्ची का पिता है, मल्लिका उसकी पत्नी है। आर्य विलोम कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आप लोग बातें करिए, क्योंकि ये मुलाकात बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थी। और
आर्य विलोम जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं, मल्लिका अपनी बातें कुछ कहना चाहती है, कालिदास चुप हो जाता है। बारिश तेज हो जाती है। मल्लिका फिर कहती है कि तुम कुछ कह रहे थे कालिदास, फिर से कहो ना। कालिदास मौन हो जाता है। बारिश तेज हो जाती है। बच्ची और रोने लगती है। मल्लिका उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाने के लिए जाती है। इधर कालिदास किवाड़ बंद करता है और बाहर चला जाता है। आषाढ़ का एक दिन, जिस दिन कालिदास पहली बार गए थे, उसी तरह से दूसरी बार भी जाते हैं। दोस्तों, यहीं पर यह नाटक खत्म हो जाता है। दोस्तों, नए दौर की कहानियों की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये यथार्थ को चित्रित करता है। अब जैसे कोई और कथाकार रहता या सुखांत इसको देना रहता, तो इसमें ये रहता कि मल्लिका की शादी नहीं हुई है और कालिदास फिर से आता है और मल्लिका और कालिदास एक हो जाते हैं, फिर दोनों सुखी सुखी जीवन बिताने लगते हैं। बीच में मल्लिका एक जगह कहती है कि कालिदास, समय सबके लिए भागता है, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, और समय किसी के लिए ठहरता नहीं है। यही इस दुनिया का, यही इस जीवन का नग्न यथार्थ है। यही सुखांत देना रहता तो कबीर सिंह जो आपने फिल्म देखी, उसको जो सुखांत दे दिया वैसा हो गया रहता। बहुत सारे रिश्तों में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि जब एक व्यक्ति, एक रिश्ते में जो एक व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो सफल हो जाता है, तो जो उसका जो काउंटर पार्ट है, जो छूट गया रहता है, वो छूट ही जाता है। फिर बाद में जब चेतना उसके खुलती है, उसको लगता है कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस हो गई है या फिर लाइफ जो है अर्थहीन हो गई है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। अभी हमने पिछले दिनों एक वेब सीरीज़ देखी थी, आपने भी देखी होगी, एस्पिरेंट्स, जिसमें वो लड़का IAS बन जाता है और फिर जब उसको रियलाइज़ होता है तब तक वो बड़ी देर हो गई रहती है। ऐसा अक्सर होता है। और आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, वो कहानियाँ आजकल इस तरह से देख रहे हैं, वो शायद मुझे लगता है कि इस नाटक से प्रेरित है। आषाढ़ का एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत नाटक है, जिसे आप एक बैठक में पढ़ सकते हैं, और नहीं पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ साझा कर ही चुका हूँ। तो बने रहिए यूनिक जेम्स IAS के साथ। मैं आपके साथ नए कहानियाँ, किस्से, नाटक और नई नई किताबें लाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।